As we bid farewell to another year, it's the perfect moment to pause, reflect, and recount the defining moments that shaped 2024. What were the events that captured the nation's attention? Which headlines left a lasting impact? And how did the Indian bureaucracy play its pivotal role in steering the country forward? This year saw everything from shocking Pooja Khedkar forged certificate scandal to trailblazing innovations by bureaucrats who redefined governance. Each story showcases resilience, dedication, and the challenges faced by India's administrators. Hello, I'm Srajan Girdonia and you are watching a very special episode of Bureaucracy This Week. Today we present the Indian Masterminds 2024 Rewind, a curated selection of 8 categories highlighting the remarkable work of our bureaucrats this year. This promises to be an insightful journey through the year's major developments. So stay with us till the end to discover how 2024 unfolded in the world of Indian bureaucracy. Let's start with the top news of the year. इस साल एक्स IAS ऑफिसर पूजा खेड़कर का नाम सुर्खियों में रहा। उन पर आरोप लगे कि उन्होंने यूपीएससी एग्जाम में ओबीसी और डिसेबिलिटी कोटा का गलत फायदा उठाया, जिससे उनकी नियुक्ति रद्द कर दी गई। खेड़कर पर यह भी आरोप है कि उन्होंने अपनी पहचान छुपाने के लिए नाम बदला और फर्जी सर्टिफिकेट्स प्रेजेंट किए। दिल्ली हाईकोर्ट ने उनकी इंटरिम बेल खारिज करते हुए कहा कि उनका उद्देश्य यूपीएससी और समाज को धोखा देना था। यूपीएससी ने खेड़कर के खिलाफ धोखाधड़ी के आरोप लगाए हैं। सितंबर में केंद्र सरकार ने खेड़कर को तत्काल प्रभाव से IAS सेवा से बर्खास्त कर दिया। इस मामले ने यूपीएससी के चयन प्रक्रिया में पारदर्शिता और ईमानदारी पर गंभीर सवाल खड़े किए हैं। साथ ही इस मामले के बाद और भी कई ऑफिसर्स के नामों की चर्चा होने लगी थी जिन्होंने अलेजिडली रिजर्वेशन का गलत इस्तेमाल किया है। हालांकि अब तक किसी और पर कार्रवाई नहीं की गई है। इस स्टोरी को इंडियन मास्टरमाइंड्स पर हमने एक्सटेंसिवली कवर किया है। हमारे एडिटर शरद गुप्ता ने ब्यूरोक्रेसी दिस वीक के एक एपिसोड में इस मसले पर विस्तार से बात की है और मेरी कॉलीग पल्लवी प्रिया ने भी एक डिटेल्ड आर्टिकल में इस मुद्दे पर एक्सपर्ट्स के कमेंट्स को डॉक्यूमेंट किया है। अपार्ट फ्रॉम दिस, यू कैन विजिट आवर वेबसाइट फॉर ऑल द डिटेल्स अबाउट दिस स्टोरी। नाउ लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट न्यूज। इस साल जुलाई में दिल्ली के ओल्ड राजेंद्र नगर के एक कोचिंग सेंटर में दुखद घटना घटी। 3 यूपीएससी एस्पिरेंट्स श्रेया यादव, तान्या सोनी और निविन डाल्विन की मौत हो गई जब भारी बारिश के बाद कोचिंग सेंटर के बेसमेंट में पानी भर गया। घटना के समय ये छात्र बेसमेंट में स्थित लाइब्रेरी में पढ़ाई कर रहे थे। भारी बारिश के बाद बेसमेंट में अचानक पानी भर गया जिससे कई छात्र नीचे फंस गए। कुछ समय बाद रेस्क्यू टीम ने 3 छात्रों के शव बरामद किए। इस घटना के बाद छात्रों और स्थानीय लोगों में आक्रोश फैल गया। उन्होंने प्रशासन पर लापरवाही का आरोप लगाते हुए प्रदर्शन किए। जांच में पाया गया कि कोचिंग सेंटर ने बेसमेंट का उपयोग लाइब्रेरी के रूप में अवैध तौर पर किया था, जबकि वहां केवल स्टोर रूम या पार्किंग की अनुमति थी। लेकिन ये अकेला ऐसा मामला नहीं था। ओल्ड राजेंद्र नगर में लगभग हर कोचिंग सेंटर और घर की कुछ ऐसी ही हालत है। इस मसले के बारे में और जानकारी के लिए आप हमारी ग्राउंड रिपोर्ट देख सकते हैं, जिसमें हमने वहां प्रोटेस्ट कर रहे स्टूडेंट से बात की और उनकी असली लिविंग कंडीशंस क्या हैं ये सामने लाने की कोशिश की। लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। And now here's my colleague Muskan Khandelwal with the next category. मध्य प्रदेश, हिंदुस्तान का दिल, जहाँ की कल्चरल रिचनेस और नेचुरल ब्यूटी ने इस साल लाखों टूरिस्ट को अट्रैक्ट किया है। मध्य प्रदेश, जो कभी केवल अपने नेशनल पार्क्स और वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के लिए जाना जाता था, आज एक ऑल राउंड टूरिज्म डेस्टिनेशन बन चुका है। 2024 के वर्ल्ड टूरिज्म डे के मौके पर मध्य प्रदेश के 3 गांवों प्राणपुर, साबरवानी और लाडपुर खास को यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म ने बेस्ट टूरिज्म विलेज डिक्लेयर किया। स्टोरी के लिए मैंने मध्य प्रदेश टूरिज्म बोर्ड की एडिशनल मैनेजिंग डायरेक्टर विदिशा मुखर्जी से एमपी के टूरिज्म इनिशिएटिव्स पर विस्तार से बात की। विदिशा मुखर्जी ने बताया कि कैसे मध्य प्रदेश ने वाइल्ड लाइफ टूरिज्म से आगे बढ़कर स्पिरिचुअल, हेरिटेज, एडवेंचर और रिस्पॉन्सिबल टूरिज्म पर फोकस किया है। उज्जैन के महाकालेश्वर और ओंकारेश्वर जैसे ज्योतिर्लिंगों के साथ मध्य प्रदेश स्पिरिचुअल टूरिज्म का एक महत्वपूर्ण केंद्र है।
हेरिटेज टूरिज्म में खजुराहो का नाम तो हम सबने ही सुना है, लेकिन इसके अलावा मांडू, चंदेरी, महेश्वर और ओरछा जैसे शहरों को भी बढ़ावा दिया जा रहा है। सो इफ यू आर लुकिंग फॉर अ डेस्टिनेशन फॉर योर न्यू ईयर गेटअवे, मध्य प्रदेश कैन बी एन एंटाइसिंग ऑप्शन। एमपी में आप कौन सी जगह को देखना रिकमेंड करेंगे? लेट अस नो इन द कमेंट्स बिलो। Meanwhile, let's move on to the next category. To tell you about the category, here's my colleague Bhakti Kothari. Life took a shattering turn for IPS officer Nidhin Valsan when he was diagnosed with stage 4 cancer, turning his world upside down in an instant. For a person on the front lines dealing with criminals on a day-to-day basis, cancer came as an unexpected blow. The circumstances were dire and unprecedented. हॉस्पिटल में रहते हुए और कीमोथेरेपी की तकलीफ सहते हुए निधिन मेंटल डिस्ट्रेस से भी जूझ रहे थे। लेकिन ऐसे मुश्किल समय में निधिन ने अपने अंदर छिपी एक ऐसी ताकत को ढूंढ निकाला जिसने ना सिर्फ उन्हें जीते रहने की हिम्मत दी, but it also helped him achieve the impossible. While battling cancer, Nidhin decided on a goal that seemed impossible at the time: the Ironman Triathlon, a 140-mile test of physical endurance that includes swimming, cycling, and a marathon race, all in a single event. दिल्ली पुलिस के डीसीपी के तौर पर अपनी ड्यूटी फिर से शुरू करने के साथ ही निधिन ने इंटेंस ट्रेनिंग शुरू कर दी। उन्होंने लॉ एनफोर्समेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटीज और लंबे थका देने वाले ट्रेनिंग सेशंस के बीच बैलेंस बनाया, धीरे धीरे अपनी स्ट्रेंथ और एंड्योरेंस को फिर से हासिल किया और आखिरकार निधिन ने आयरनमैन फिनिश लाइन क्रॉस की। This was the moment that showcased the unfaltering spirit and determination of the man who chose life, and the rest is history. I had a detailed conversation with Mr. Valsan earlier this year where he talked about his illness and how he conquered it. It is a must watch. The link is in the description. हमारी अगली कहानी है 2002 बैच की IRS ऑफिसर शुभ्रता प्रकाश के बारे में। Ms. Prakash shared her journey of battling clinical depression while in conversation with my colleague Muskan Khandelwal. The story of Shubhrata Prakash is one of courage, जिसके थ्रू वो मेंटल हेल्थ से जुड़े स्टिग्मा को तोड़ने की कोशिश कर रही हैं। इस इंसाइटफुल कॉन्वर्सेशन में मिस प्रकाश ने मेंटल हेल्थ, डिप्रेशन, मिथ्स और सोशल स्टिग्मा पर डिटेल में बात की। इतना ही नहीं, शुभ्रता ने मेंटल हेल्थ के बारे में कॉमन मिथ्स से लेकर वर्क प्लेस में मेंटल हेल्थ का ध्यान किस तरह रखा जा सकता है, इस मुद्दे पर भी बात की। मेरी कलीग मुस्कान खंडेलवाल ने शुभ्रता प्रकाश से उनकी मेंटल हेल्थ जर्नी के बारे में डिटेल में बात की है। ये इंटरव्यू आप हमारे YouTube चैनल पर देख सकते हैं। द लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन। नाउ आई वुड लाइक मुस्कान टू टेल यू अबाउट द नेक्स्ट सेट ऑफ स्टोरीज। इस कैटेगरी में पहली स्टोरी है महाराष्ट्र के आईपीएस ऑफिसर रविंद्र सिंघल की, जो अपनी ड्यूटी के साथ साथ अपने आर्ट और फिजिकल कैपेबिलिटीज से भी लोगों को इंस्पायर करते हैं। At the age of 50, Ravindra Singhal completed the Ironman Triathlon held in France. इस खास इवेंट में 4 किलोमीटर की स्विमिंग, 180 किलोमीटर की साइकिलिंग और 42 किलोमीटर की मैराथन पूरी करनी होती है। इस उम्र में आयरनमैन पूरा करने वाले रविंद्र सिंघल पहले भारतीय ब्यूरोक्रेट हैं। नागपुर के पुलिस कमिश्नर के तौर पर पोस्टेड आईपीएस रविंद्र सिंघल एक इंस्पिरेशन है, जो दिखाते हैं कि स्ट्रॉन्ग विल पावर और पैशन से किसी भी गोल को अचीव किया जा सकता है। इस स्टोरी को डिटेल में भक्ति कोठारी ने हमारी वेबसाइट पर लिखा है, जिसे आप डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक के थ्रू पढ़ सकते हैं। Staying on the theme of completing the Ironman Triathlon, let's take a look at the next story in this category. 2019 बैच के इंडियन फॉरेन सर्विस ऑफिसर दिग्विजय पाटिल ने 18 अगस्त 2024 को आयरनमैन फ्रैंकफर्ट पूरा करके एक बड़ी उपलब्धि हासिल की। 14 आवर्स और 22 मिनट्स में उन्होंने 3.8 किलोमीटर स्विमिंग, 180 किलोमीटर साइकिलिंग और 42.2 किलोमीटर की मैराथन पूरी की। कजाकिस्तान के अस्ताना में इंडियन एम्बेसी में पोस्टेड मिस्टर पाटिल ने बताया कि कैसे उन्होंने अपने बिजी करियर के साथ फिटनेस के अपने पैशन को बैलेंस किया। खराब मौसम और बिजी शेड्यूल के बावजूद उन्होंने 2023 से इंटेंस ट्रेनिंग की और हाफ मैराथन और
ओशियन मैन जैसे कॉम्पिटिशन्स में भी पार्टिसिपेट किया। आई हैव डन अ डिटेल स्टोरी ऑन दिस इनक्रेडिबल फीट। आप हमारे वेबसाइट पर जाकर इस बारे में पढ़ सकते हैं। अगली स्टोरी है साउथ पोल्स के। 2011 बैच की इंडियन फॉरेस्ट सर्विस ऑफिसर दीप कॉन्ट्रैक्टर अंटार्कटिका पहुंचने वाली पहली वुमेन फॉरेस्ट ऑफिसर और अपने डिपार्टमेंट की तीसरी व्यक्ति बनी। She was part of the 2041 Climate Force Antarctica expedition where she witnessed the dire effects of climate change firsthand. घुटने की सर्जरी जैसे चैलेंजेस का सामना करने के बावजूद उन्होंने इस एक्सपेडिशन को पूरा किया और अंटार्कटिका के कंजर्वेशन के लिए एम्बेसडर भी बनी। My colleague Bhakti Kothari has done a detailed story about this on our website. You can also check our video story about this expedition on our YouTube channel. Now, let's move on to our next category. I would call upon Bhakti to talk about the next category of stories. Over to you. ये कहानी है महाराष्ट्र के नांदेड़ जिले से। 2019 बैच की IAS ऑफिसर मीनल करणवाल की लीडरशिप में शुरू किया गया बालिका पंचायत इनिशिएटिव लोकल एडमिनिस्ट्रेशन के जरिए लड़कियों को एम्पावर्ड बना रहा है। On February 4th, a remarkable initiative began in the district with the formation of Balika Panchayats across 60 Gram Panchayats. Comprising girls aged 12 to 18, these councils aim to understand local governance and drive positive change in their villages. ये पंचायतें स्वच्छता अभियान और गांव को ड्रग फ्री बनाने में भी एक एक्टिव रोल प्ले कर रही हैं। इन पंचायतों की लड़कियां सरपंचों के साथ मिलकर घर घर जाकर अवेयरनेस कैंपेन्स चला रही हैं और गांव की प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन निकालने में मदद कर रही हैं। मेरे कलीग अयोध्या प्रसाद सिंह ने इस इनिशिएटिव पर डिटेल स्टोरी की है, जिसे आप हमारी वेबसाइट पर भी पढ़ सकते हैं। Now let's go to the Andaman and Nicobar Islands for our next story in this category. This is a story of compassion and determination. This is the story of IAS officer Jyoti Kumari, who while serving as the Deputy Commissioner of Nicobar, brought a historic change in the lives of the Shompen tribe. Shompen tribe के लोग निकोबार में घने जंगलों में रहते हैं और दशकों तक मॉडर्निटी और डेमोक्रेसी से दूर थे। ज्योति कुमारी ने उनकी कल्चरल आइडेंटिटी को प्रिजर्व करते हुए उन्हें मेन स्ट्रीम में लाने का डिसीजन लिया। ज्योति कुमारी की टीम ने डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के आर्काइव्स में इंडिया की इंडिपेंडेंस के वक्त के डॉक्यूमेंट्स ढूंढ निकाले जो निकोबार के जनजातीय समुदायों के संघर्षों की कहानी बयां करते हैं। With sheer determination and will, ज्योति कुमारी started working on bringing Shompen tribes people into the mainstream. और इस साल शॉम्पन जनजाति के 7 सदस्यों ने पहली बार लोकसभा चुनाव में मतदान किया। ये लोकतंत्र में उनकी पहली भागीदारी थी। But this was just the beginning. What else did Jyoti Kumari do to integrate Shompen people in the mainstream? You can read all about it in the detailed piece that is available on our website. This fascinating story is penned by my colleague Pallavi. You can find the link to this story in the description. अगली स्टोरी छत्तीसगढ़ के दांतेवाड़ा से है। यहाँ AI टीचर्स और स्टूडेंट्स को एम्पावर कर रहा है। This program is the brainchild of Jayant Nahata, SDM of दांतेवाड़ा। जयंत ने जब स्कूल के बच्चों के सवाल सुने तो वो काफी इंस्पायर हुए और उन्होंने सोचा कि क्यों ना AI जैसे पावरफुल टूल को एजुकेशन करिकुलम में शामिल किया जाए। लिमिटलेस लर्निंग लैब टीम ने ChatGPT को 18 कंप्यूटरों पर लॉगिन किया और 350 छात्रों के लिए एक स्पेशल सेशन ऑर्गेनाइज किया, जिसमें उन्हें शिक्षा में AI की संभावनाओं से परिचित कराया गया। इस प्रोग्राम का मेन एम टीचर्स को रिप्लेस करना नहीं बल्कि उन्हें एम्पावर्ड बनाना था। स्टूडेंट्स भी AI की फास्ट डेटा प्रोसेसिंग एबिलिटीज का पूरा फायदा उठाते रहे। छात्रों द्वारा बनाए गए छूलो आसमान बालूद मॉडल ऑटो अल्कोहल डिटेक्शन सिस्टम को साइंस एग्जीबिशन में फर्स्ट प्राइज मिला। इस प्रोजेक्ट को AI की मदद से पूरा किया गया था। इस प्रोग्राम के बारे में और गहराई से जानने के लिए इस बारे में मेरी कलीग मुस्कान का लिखा ये आर्टिकल जरूर पढ़ें। द लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन। इस कैटेगरी की आखिरी स्टोरी पंजाब की एक गंभीर समस्या और उससे एक संभावित समाधान के बारे में बात करती है। पंजाब में तेजी से घटते ग्राउंड वाटर लेवल के कारण एक बड़ा एनवायरमेंटल क्राइसिस मंडरा रहा है।
विशेषज्ञों का मानना है कि अगले 15 सालों में राज्य का ग्राउंड वाटर लेवल 1000 फीट की गहराई तक पूरी तरह से सूख सकता है। पारंपरिक धान की खेती, जिसमें खेतों को पानी से भर दिया जाता है, इस संकट का मुख्य कारण है। 1 किलो चावल उगाने में लगभग 5000 लीटर पानी की खपत होती है। लेकिन रिटायर्ड IAS ऑफिसर कहान सिंह पन्नू ने एक नई टेक्निक सीडिंग ऑफ राइस ऑन बेड्स पेश की है, जो चावल उगाने के लिए आवश्यक पानी को 75% तक कम कर देती है। SRB टेक्निक में चावल के बीजों को सीधे उठी हुई क्यारियों पर बोया जाता है, जिससे खड़े पानी की आवश्यकता समाप्त हो जाती है। पानी केवल क्यारियों के बीच में नालियों में डाला जाता है। पन्नू ने किफायती SRB बुवाई मशीन भी विकसित की है, जिसे गांव की कोऑपरेटिव सोसाइटीज आसानी से प्राप्त कर सकती हैं। SRB न केवल पानी बचाता है, बल्कि लेबर कॉस्ट को भी कम करता है और मीथेन इवेजन को भी कम करता है, जो पर्यावरण के लिए बहुत फायदेमंद है। इस बारे में और जानकारी के लिए आप मेरे लिखे इस आर्टिकल को पढ़ सकते हैं, जिसमें कहान सिंह पन्नू ने बात करके इस टेक्निक की पूरी इंफॉर्मेशन दी है। Now I would request my colleague Ayodhya Prasad Singh to take it away for the next category. ये कहानी उत्तर प्रदेश के बलिया में हुए एक साहसिक पुलिस ऑपरेशन के बारे में है, जो किसी स्पाई थ्रिलर से कम नहीं। 24-25 जुलाई की रात बलिया जिले में बिहार सीमा पर अवैध खनन से लदे ट्रकों का आवागमन जारी था। तभी दो व्यक्ति एक ट्रक को रोककर उसमें सवार हुए खलासी बनकर। सीमा चौकी के पास कुछ पुलिसकर्मियों ने ट्रक को रोका और रिश्वत की मांग की। जब एक खलासी ने इस मांग पर सवाल उठाया तो प्रभारी अधिकारी ने आक्रामक रुख अपनाया। तभी उन दोनों व्यक्तियों ने अपनी असली पहचान बताई। वे थे आजमगढ़ जोन के DIG वैभव कृष्ण और वाराणसी जोन के ADG पीयूष मोडिया। इस खुलासे से स्थानीय पुलिस में हड़कंप मच गया। भ्रष्ट अधिकारियों को मौके पर ही गिरफ्तार कर लिया गया। इंडियन मास्टरमाइंड से बात करते हुए 2010 बैच के IPS अधिकारी DIG वैभव कृष्ण ने इस ऑपरेशन के बारे में विस्तार से बताया। इस स्टोरी को डिटेल में पढ़ने के लिए आप हमारी वेबसाइट का रुख कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। हीरोइज्म की अगली कहानी है केरल से। 30 जुलाई की रात को वायनाड में हुए घातक लैंडस्लाइड के बाद सैकड़ों लोग बेघर हो गए और कई लापता हो गए। ऐसे में 4 फॉरेस्ट ऑफिसर्स की एक टीम ने एक ऐसा काम किया जो किसी चमत्कार से कम नहीं था। के हसीस के नेतृत्व में वन अधिकारियों की एक टीम ने घने जंगलों और दुर्गम पहाड़ियों में 8 घंटे का एक जोखिम भरा बचाव अभियान चलाया। उन्हें एक आदिवासी परिवार के 4 बच्चों और उनके माता पिता को एक दूरस्थ गुफा से बचाना था, जो भूस्खलन के बाद वहां फंस गए थे और भुखमरी की कगार पर थे। शांता नाम की एक महिला ने वन विभाग के अधिकारियों से संपर्क किया और अपने परिवार के फंसे होने की जानकारी दी थी। घने जंगलों, भारी बारिश और फिसलन भरी चट्टानों से भरे रास्तों से होते हुए वन अधिकारियों ने गुफा तक पहुंचने के लिए 7 किलोमीटर से अधिक की पैदल यात्रा की। उन्होंने बच्चों को अपनी पीठ पर बांधकर और हाथों से पानी पिलाकर उन्हें सुरक्षित स्थान पर पहुंचाया। इस बचाव अभियान की तस्वीरें पूरे देश को भावुक कर गईं। केरल के मुख्यमंत्री पिनाराई विजयन ने भी इन वन अधिकारियों के साहस की सराहना की। इस स्टोरी को डिटेल में पढ़ने के लिए आप हमारी वेबसाइट का रुख कर सकते हैं। अब आगे बढ़ते हैं अगली कैटेगरी की तरफ, जिसके बारे में बात करेंगे इंडियन मास्टरमाइंड्स के एडिटर शरद गुप्ता। यह स्टोरी है वेस्ट बंगाल के जल्दापाड़ा वाइल्ड लाइफ डिवीजन की, जिसने वाइल्ड लाइफ क्राइम्स के खिलाफ एक नया बेंचमार्क सेट किया है। DFO परवीन कासवान के नेतृत्व में जल्दापाड़ा की टीम ने पिछले 1 साल में 17 कुख्यात तस्करों को सजा दिलवाकर एक नेशनल रिकॉर्ड बनाया है। इसमें से 13 वन्य जीव अपराधों में और 4 कीमती बर्मीज वुड की स्मगलिंग में शामिल थे। भारत में वन्य जीव अपराधों में सजा की दर ऐतिहासिक रूप से बहुत कम रही है। ऐसे में जल्दापाड़ा की यह सफलता असाधारण है। इस स्टोरी को और डिटेल में हमारी टीम मेंबर पल्लवी प्रिया ने कवर किया है। इसे पढ़ने के लिए आप indianmasterminds.com पर जा सकते हैं। In this story, we will tell you about an unprecedented initiative launched in the Manakulam Forest Division of Kerala, where artificial intelligence is being utilized to protect wildlife and reduce human-animal conflict. 2015 बैच के IFS अधिकारी और असिस्टेंट कंजर्वेटर ऑफ फॉरेस्ट सुभाष केबी ने इस पहल में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। नवंबर 2022 में शुरू हुई इस परियोजना के तहत
वन विभाग ने भारत का पहला AI बेस्ड वाइल्ड लाइफ मॉनिटरिंग सिस्टम डेवलप किया है। यह सिस्टम जंगलों में स्मार्ट कैमरे और सेंसर लगाकर वास्तविक समय में डेटा का विश्लेषण करता है, जिससे वन्य जीवों की गतिविधियों पर नज़र रखी जा सकती है, शिकार की गतिविधियों की पहचान भी की जा सकती है और इकोसिस्टम के हेल्थ पैरामीटर्स की मॉनिटरिंग की जा सकती है। जब भी कोई खतरनाक जानवर कैमरे में दिखाई देता है तो तुरंत टेलीग्राम ग्रुप पर एक मैसेज भेजा जाता है विद फोटो, जिससे स्थानीय लोगों को सतर्क किया जा सके। इस स्टोरी को और विस्तार से पढ़ने के लिए आप डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर क्लिक कर सकते हैं। इसे अयोध्या प्रसाद सिंह ने लिखा है। नाउ it's the time for the last category of this episode. Here is Srijan Girdonia with inspiring UPSC stories of the year. ये कहानी है सारिका एके की, जिन्होंने अपनी शारीरिक चुनौतियों के बावजूद यूपीएससी सिविल सेवा परीक्षा में सफलता हासिल कर इतिहास रच दिया। जिस तरह जेसिका कॉक्स, जो बिना हाथों के दुनिया की पहली लाइसेंस प्राप्त पायलट बनी, और स्टीफन हॉकिंग, जिन्होंने सेरिब्रल पाल्सी के बावजूद विज्ञान के क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान दिया, उसी तरह सारिका ने भी अपनी चुनौतियों को अपनी ताकत बनाया है। सेरिब्रल पाल्सी एक कंजेनिटल डिसऑर्डर है जो स्पीड, मसल्स के टोन और पोस्चर को अफेक्ट करता है। ऐसे डिसऑर्डर के साथ संघर्ष करते हुए सारिका ने यूपीएससी सीएससी 2023 में 922 रैंक हासिल की है। वो इस गंभीर बीमारी से पीड़ित होने के बावजूद इस प्रतिष्ठित परीक्षा को पास करने वाली यूपीएससी के इतिहास की पहली उम्मीदवार हैं। This is an extremely inspiring story that you must read. It is penned by Ayodhya Prasad Singh. You can find the link in the description. IRS नीतिका विलास, जिन्होंने फैशन डिजाइन से IRS अधिकारी बनने तक का एक प्रेरणादायक सफर तय किया है। लखनऊ में पली बड़ी नीतिका का मैथ्स और कंप्यूटर में काफी इंटरेस्ट था। उनके पिता, जो एक इंजीनियर थे, चाहते थे कि वो भी इसी राह पर चलें, लेकिन नीतिका के दिल में कुछ और ही था, फैशन और डिजाइन का जुनून। उन्होंने एमिटी स्कूल ऑफ फैशन एंड टेक्नोलॉजी से फैशन डिजाइनिंग में अपनी पढ़ाई पूरी की और गोल्ड मेडल भी हासिल किया। इसके बाद उन्होंने निफ्ट दिल्ली से कम्युनिकेशन डिजाइन में मास्टर्स किया, लेकिन एक फिल्म पीपली लाइव ने उनके जीवन को एक नया मोड़ दिया। किसानों की आत्महत्या के मुद्दे पर बनी इस फिल्म ने उन्हें झकझोर दिया। इस घटना के बाद उन्होंने यूपीएससी परीक्षा देने का फैसला किया। पेंगुइन बुक्स में अपनी नौकरी के साथ साथ उन्होंने यूपीएससी की तैयारी भी जारी रखी। अपने तीसरे प्रयास में उन्हें सफलता हासिल हुई और भारतीय राजस्व सेवा या इंडियन रेवेन्यू सर्विस में शामिल हुई। वर्तमान में वे पुणे में आयकर की उपायुक्त के तौर पर कार्यरत हैं। इस फैसिनेटिंग स्टोरी को मुस्कान खंडेलवाल ने लिखा है। इसे डिटेल में पढ़ने के लिए आप हमारी वेबसाइट पर जा सकते हैं। So this was it for Indian Masterminds 2024 Rewind. What do you think about these stories, and what stories did we miss in this rewind? Let us know in the comments. Additionally, if you have any suggestions for us for the next year, you can write them in the comments as well. If you like this video, then share it with your friends and family and subscribe to Indian Masterminds. I'm Srijan Girdonia signing off. Thank you for watching and a very happy new year.